हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मूवमेंट और कपल के बारे में, जिसमें हम लोग इसकी थोड़ा बहुत थ्योरी को समझेंगे, यानी कि यहाँ पर जितने भी इसके पॉइंट्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं उसको समझेंगे और देन हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है मूवमेंट और कपल को लेकर के क्लियर हो और जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो IRT हो, उसको हम कर सके, उसको हम सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसको पूरा कवर करने वाले हैं। तो क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है, कॉपी और पेन उठा लेना है, फ़ोन को फुल स्क्रीन पर कर देना है, क्योंकि बच्चों ने कहा कि सर ये जो आपके छोटे छोटे ये अक्षर हैं ये दिखते नहीं है। तो दिखेंगे कैसे? जब आप क्वालिटी को कम करके रखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। आपको क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, फ़ोन को बड़ा सा करना है, यानी कि फुल स्क्रीन पर करना है, कॉपी किताब लेकर के बैठना है, वीडियो को लाइक करना है, जो बच्चे नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना है और क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है, तब चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है कि मूवमेंट क्या होता है, किसी बल का किसी बिंदु के परित आघूर्ण बल के परिमाप तथा बिंदु से बल तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। समझ आया? नहीं आया? चलिए समझते हैं, यहाँ से फिर से आते हैं, फिर वापस चलेंगे वहाँ पर अपने एग्जाम जो डिफिनेशन है वहाँ पर। तो एग्जाम्पल समझिए कि यहाँ पर क्या है, एक छड़ी है। ठीक है, एक छड़ी है और एक छड़ी इस तरीके से यहाँ पर है, डंडी है, कुछ भी हो सकती है, और इसको हमने क्या किया है, यहाँ से इस तरीके से किसी चीज़ से फंसाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कोई चीज़ लगाया हुआ है, मतलब कि ये नट मान सकते हैं, कुछ भी चीज़ मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लगाया है और हम इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इस पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हम इसको ऊपर की तरफ, यहाँ पर एकदम टाइट नहीं है, इस पर हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये जो है अपनी पोजीशन को चेंज करके इधर आ जाएगा और फोर्स लगाएंगे तो और ऊपर जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट किसको कहते हैं कि जब हम किसी बिंदु के परित, जैसे कि ये बिंदु है, इसके परित यानी कि इससे दूर कोई फोर्स लगाते हैं तो इस पे एक मूवमेंट जनरेट होता है, इस बिंदु पर एक मूवमेंट जनरेट होता है। और वो मूवमेंट कितना होता है, अगर हमको निकालना है कि उस पर कितना मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो वो मूवमेंट होता है जितना हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और जितना इस बिंदु से उसकी दूरी होती है जहां पर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, उन दोनों का गुणनफल। फिर से समझिए, हमने क्या कहा, मान लीजिए कि हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया, कैसा किया, ऐसा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया और इसको इधर से फंसा दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हो रहा है ना, ये देखिए ऊपर नीचे इसको हम कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो अगर हम यहाँ से इसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस बिंदु से अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि वो मूवमेंट कितना है वो पता करें, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जितना फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पर जितना डिस्टेंस है, जैसे फोर्स हम इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो इस पॉइंट का फोर्स और इतनी डिस्टेंस हम देखेंगे तो जान पाएंगे कि इस पर कितना मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा। समझिए दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कि ये फोर्स हम यहाँ पर ना लगा करके यहाँ पर लगा रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर हम लगाना चाहेंगे फोर्स, तब यहाँ पर कितना मूवमेंट जनरेट होगा, तो फोर्स तो यही रहेगा क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अब डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या हो गई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की कम हो गई है। तो डिस्टेंस कम हो गई है, तो अब यहाँ से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप उतना ही यहाँ पर मूवमेंट जनरेट करना चाहते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जो आपका मूवमेंट होता है, m होता है, वो फोर्स और जो डिस्टेंस होती है उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बल को घटाएंगे तो मूवमेंट आपका घटेगा, बल को घटाएंगे तो मूवमेंट आपका क्या होगा, घटेगा। और अगर आप बल को बढ़ाएंगे तो मूवमेंट आपका बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, x है, ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि इसको हम इधर ला दें, देखिए ध्यान से, इसको हम अगर इधर ला दें, इस साइड ला सकते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पर ये क्या है, x मतलब ये डिस्टेंस, अगर अब इसको हम घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा।
और इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा काम करता है नल। आपने नल देखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि नल में आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर नल होता है इस तरीके से, इसकी ये छड़ी लगी होती है, मतलब कि जो चलाते हैं जिससे हम लोग, और यहाँ पर इसका पूरा रॉड ये डला होता है। ठीक, यहाँ पर इसका सक्शन होता है इस तरीके से, और यहाँ पर इसका पानी निकलने का होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस जगह से पकड़ करके, इस जगह से पकड़ करके नल को चलाते हैं तो कम फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि आपका मूवमेंट कहाँ पर जनरेट करना होता है, इस पॉइंट पे करना होता है, क्योंकि यहीं पर तो पकड़ा होता, तो ऐसे ही तो चलता है, तो ऐसे से चलता है। तो जब इस पॉइंट पर मोमेंट जनरेट करना है तो डिस्टेंस यहाँ से ही मेजर करेंगे, और कहाँ मेजर करेंगे? जहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स हम एकदम किनारे लगा रहे हैं पकड़ करके, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमने कहा इस फॉर्मूले से, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? अभी हमने बताया ना, ये फॉर्मूला आया था M=F×x से। ये आपका फॉर्मूला मेन होता है, जो हमने बताया कि मूवमेंट जो होता है वो होता है फोर्स, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसका मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया? हमने देखा कि हमने सोचा कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम इस लंबाई को घटाएं और बढ़ाएं। तो हमने क्या किया? फोर्स को अकेला कर दिया, इसको इधर लाएं, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। हमारा फॉर्मूला ये बन गया। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, x, यानी कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बात समझ पा रहे हैं? तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर हम यहाँ पर लंबाई को बढ़ाते हैं, यहाँ पर आपका मूवमेंट जनरेट होना है, हम चलाते यहाँ से हैं, तो इतना डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस इतना हो गया, लंबाई ज़्यादा है, तो लंबाई ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। लंबाई ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर आप लंबाई कम कर देंगे, आप सोचेंगे हम तो बाहुबली हैं साहब, हम तो यहाँ से नहीं, हम यहाँ से पकड़ करके चलाएंगे, यहाँ से पकड़ करके चलाएंगे, तो आपकी जो ये डिस्टेंस है ये कम हो गई। देखिए, सभी आप लोगों ने हर एक जगह देखा होगा कि ये चीज़ होती है कि जब हम इसको पकड़ते हैं, मतलब पास में पकड़ते हैं, तो जब वहाँ से हम चलाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि ज़्यादा हमको जोर लगाना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। तो वो इसी फॉर्मूले की वजह से है, इसी फॉर्मूले की वजह से यहाँ पर होता है कि जब हम अपनी लंबाई को कम कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अगर हम कम कर देंगे तो फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? उतना ही अगर हमको मूवमेंट जनरेट करना है तब। क्लियर है? चलिए, तो फिर से अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको, मूवमेंट की डिफिनेशन, और फिर से समझते हैं इसकी डिफिनेशन आखिर क्या होती है। क्या कहा गया कि किसी बल का किसी बिंदु के परित बल के परित आघूर्ण, यानी कि मूवमेंट जो होता है बल के परिमाण, बल का परिमाण मतलब बल का जितना भी उसका मैग्नीट्यूड होगा, तथा बिंदु से बल तक की लंबवत दूरी, बिंदु से, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ये बिंदु था, ये वाला क्रॉस वाला इस तरीके से बना था, तो यहाँ से बिंदु से जहाँ पर हम बल लगा रहे हैं उसकी दूरी, ठीक, लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? मूवमेंट इसके बराबर होता है। समझिएगा ध्यान से। ठीक, तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को याद रखना, डिफिनेशन वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको ये पता रखना है कि मूवमेंट बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब इसका एक रूल होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, और ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं मूवमेंट के इसी रूल के ऊपर आते हैं। तो रूल क्या होता है? रूल होता है कि जब पिंड संतुलन की अवस्था में हो, आप समझिएगा कि जब पिंड संतुलन की अवस्था में हो तब किसी बिंदु के परित सभी बलों के आघूर्ण का बीजीय योग 0 होता है, 0 होता है। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई बीम है, बीम समझते हैं? बीम कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये हमारी स्केल है, मान लीजिए कि स्केल मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल शेप की है, ये अलग दिख रहा है आपको, मान लीजिए कि एकदम चारकोनी टाइप सी है, ठीक है। तो अब इस पे मान लीजिए कि हमने एक उंगली लगाई इधर और एक उंगली लगाई इधर, तो इसको हमने ऐसे लगा करके टिका दिया, ऐसे करके टिका दिया, देखिए। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे? कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे ना, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है? देखिए संतुलन अवस्था में है ना इधर,
झुक रही ना इधर झुक रही है। तो जब संतुलन अवस्था में हो तब बात हो रही है, ठीक है, तब यहाँ पर बात हो रही है कि जब पिंड संतुलन अवस्था में हो तब किसी बिंदु के परित, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक बीम है और इसको इधर एक दूसरे खंभे, ये बीम है और इसको यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी गाड़ी गई है और यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी ऐसे गाड़ करके, मतलब जमीन में ऐसे अंदर, ये जमीन के अंदर इसको गाड़ा गया है, ठीक, तो उसको करके ऐसे इसको टिकाया गया है, ठीक है, ऊपर उसको रखा गया उसके, ठीक है। मान लीजिए कैसा एग्जाम्पल से, तो किसी बिंदु के परित सभी बलों के आघूर्ण का बीजीय योग 0 होता है। तो इस पे इसको टिकाया गया है और इस पे एक लोड यहाँ पर और रखा गया है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक और वजन रखा गया है, ठीक, यहाँ पर और वजन एक रखा गया है, ठीक, और एक वजन किसका होगा, एक इसका भी वजन होगा, ये जो आपकी बीम है वो भी तो कुछ ना कुछ वजन होगी। तो ये जो आपका फोर्स लगा रहा है ये इसको किधर ठेल रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि मान लीजिए ये बीम है तो इस पर ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ उसको ठेल रहा है और ये ऊपर की तरफ, और ये जो रखा हुआ है वो भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और जो इसका खुद का वेट है वो भी इसी लाइन पे, क्योंकि बीच पे ही मान लीजिए रखा हुआ है, तो वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। बात समझ पा रहे हैं। तो अब अगर आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर मूवमेंट निकालेंगे तो जितने भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएंगे वो उनका जो एडिशन होगा वो 0 होगा। अभी इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पैरेलल फोर्स में आएंगे तो यही आपको बताते हैं, ठीक है। बस अभी आप याद रखिए कि ये इस तरीके से फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और ये जो इसका वजन है वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसमें मूवमेंट कैसे निकालते हैं, उसका योग कैसे करेंगे, कैसे वो 0 होगा, ये आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक आप लाइन इसमें याद रख सकते हैं कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस की, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल ठीक है, पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो पैरेलल फोर्स में क्या होगा, पैरेलल फोर्स में आपको 2 तरीके के फोर्स देखने को मिलते हैं। पैरेलल फोर्स पहले जानिए क्या होता है। तो पैरेलल फोर्स देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई यहाँ पर बीम है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कोई बीम है, लकड़ी का टुकड़ा है ऐसा छोटा सा रॉड जैसे ये होती है, ठीक है। इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक फोर्स इधर ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हुए, पैरेलल है। देखिए एकदम इधर सीधा इधर, दोनों पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों समांतर और एक ही दिशा में लग रहे हैं, तब हम लोग इसको कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या कहते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक, ठीक। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते, जैसे कि मान लीजिए कि एक इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये समांतर तो है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये दोनों समांतर तो है, लेकिन ये क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो आपको नाम वगैरह उतना ध्यान रखने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आप ये रखिए कि ये समांतर होता है, इधर रखने पे समांतर होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसका एक रिजल्टेंट फोर्स आता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक बीम देखेंगे, ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, एक बीम हो गई। अब बीम ये इस तरीके से बीम हो गई। अब बीम पे जैसे यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक, और एक फोर्स जैसे कि मान लीजिए कि ये ऊपर की तरफ ना लग करके इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये बीम है तो इधर हमने क्या किया, इसमें कुछ लटका दिया, ठीक। तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक P इधर लग रहा है, एक Q इधर लग रहा है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके कितना फोर्स पूरा का पूरा लगा रहे होंगे, तो वो इसके कहाँ पर आएगा, सेंटर पे आएगा, बीच पे आएगा, और ये क्या होगा, ये होगा R, यानी कि रिजल्टेंट। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल फोर्सेस है आपस में, तो ये दोनों नॉर्मली जो है जुड़ जाएंगे और इस R के बराबर हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और R के बराबर हो जाएंगे। केवल फोर्स की बात हो रही है,
ठीक, अगर यही चीज अपोजिट होता, जैसे इस तरीके से देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर ये नीचे की तरफ लग रहा है और इधर ये ऊपर की तरफ देखिए P लग रहा है और Q जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इससे कुछ दूरी पे आएगा, यहाँ पर बनेगा, ये R के बराबर होगा। और अगर आप R की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये होगा P माइनस Q। क्या होगा? P माइनस Q। P में से Q को माइनस करेंगे तब आपका इसका रिजल्टेंट बनेगा कि दोनों फोर्स मिल करके टोटल में कितना वर्क कर रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस में मूवमेंट की। तो देखिए यहाँ पर मूवमेंट कैसे निकालते हैं। अब आती है आपके काम की चीज, यहाँ से जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है, दिमाग लगा करके समझना है, चीजों को समझना है, ठीक है। अदर बुक्स में अदर चीजें दी रहती हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक रूल बनाना है अपने लिए, कभी आपको कभी पॉजिटिव इधर कहेगा, कभी निगेटिव उधर कहेगा, आपको एक अपना रूल बनाना है, वही हमेशा फॉलो करना है ताकि आप कभी भी गलती ना करें, ठीक है। कोई भी रूल गलत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज, एक रूल बनाना है, वही हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो फोर्स लगाए, एक यहाँ पर P लगाए और एक यहाँ पर Q लगाए, ठीक है। एक यहाँ पर P लगाया और एक यहाँ पर Q लगाया, दो फोर्सेस हो गए। अब इसका रिजल्टेंट हमने बताया कहाँ बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इसके बीच में बनेगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा। तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ठीक है, बीच के डिस्टेंस दे देगा, कहेगा इधर की डिस्टेंस बताइए, उसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये और ये बराबर नहीं रहेंगे, फिर एक दे करके दूसरा पूछेगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, मूवमेंट के बारे में यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं, समझिएगा, इस पॉइंट से मूवमेंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ से, इस पॉइंट से, और मान लीजिए कि ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, या फिर मान लीजिए कि ये B है और ये पॉइंट C है, ठीक। तो यहाँ पर ये है, तो अब हम इस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं। आप किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट ले सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट पर मूवमेंट ले सकते हैं, ये पहला रूल है, याद कर लीजिए। आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पर, तो हमको वहां पर लेना होता है जहां पर हमको लगता है कि यहाँ पर लेकर के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वहां पर हम लोग मूवमेंट को लेते हैं। और मूवमेंट जहां पर लेते हैं, जिस पॉइंट पर, ध्यान से इसको नोट बना करके लिख लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिए कि जिस पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर जो मूवमेंट होता है, मतलब कि जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट शून्य हो जाता है, मतलब जिस पॉइंट से आप यहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि जो मूवमेंट होता है वो सापेक्ष में लिया जाता है, तो जिस पॉइंट से मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पर मूवमेंट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर मूवमेंट लेना चाहेंगे, इस पॉइंट पर लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी अगल बगल के, जैसे कि एक ये आपको फोर्स दिख रहा है, कि ये फोर्स दिख रहा है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक मूवमेंट जनरेट करेंगे। मूवमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर ये फोर्स नहीं है, तो अगर हम इस पॉइंट पर पकड़ के रखेंगे, इधर के नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसको दबाने की कोशिश करेगा ना, इधर की तरफ ऐसे उठने की, ये ऐसे है और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ऐसे उठने की कोशिश करेगा। और अगर इधर भी हमने फोर्स लगा दिया तो इधर ये नीचे की तरफ आएगा, तो दोनों मिलकर के फोर्स लगाएंगे, तो दोनों यहाँ पर उसको खींचेंगे, इक्विलिब्रियम में इसको रखेंगे, बराबर रखेंगे, ठीक। तो इस पॉइंट से अगर हम मूवमेंट को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से अगर हम मूवमेंट को लेते हैं तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो गया यहाँ से, ठीक, यहाँ पर जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इसके अगल बगल के जो मूवमेंट्स है, जैसे कि यहाँ से हमने लिए, तो यहाँ पर तो सारे फोर्सेस हो गए जीरो, ठीक है, उसका योग शून्य हो जाएगा। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि हमको निकालना है यहाँ पर मूवमेंट, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो इसका मूवमेंट होगा, यहाँ पर इसका जो मूवमेंट तो जीरो हो चुका है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी
सी बी, और आपका यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, ये लग रहा है क्यू, ये कितना लग रहा है क्यू। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज आएगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी निगेटिव, एक आएगी पॉजिटिव और एक चीज आएगी निगेटिव। तो पॉजिटिव हम कब लेंगे, निगेटिव हम कब लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमने उंगली रख दी, इस पॉइंट पे हमने अपने अंगूठा रख दिया, मान लीजिए यहाँ पर है ये अंगूठा रख दिया, तो अब हम अगर इसको ऐसे देखिए, ये फोर्स इधर की तरफ है, तो आप अपनी उंगली इधर कीजिए, ऐसे करके घुमाने की कोशिश कीजिए इसी पॉइंट से ऐसे, तो ये आपको कैसा घूमता हुआ दिख रहा है, ये घड़ी के जैसा घूमता हुआ दिख रहा है, मतलब क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है। अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पर रखा आपने, इसको ऐसे से घुमाया, तो ये जो पॉइंट है आपका किधर घूम रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, ठीक है। तो ये घड़ी चलती है, तो जितने भी आप देखेंगे कि जो क्लॉकवाइज है उसको आप हमेशा माइनस लीजिए, क्या लीजिए, क्लॉकवाइज को, क्लॉकवाइज को आप क्या कीजिए, हमेशा माइनस लीजिए। और एंटी क्लॉकवाइज को, या आप कुछ भी बना सकते हैं, आप एंटी को कभी पॉजिटिव ले, मतलब निगेटिव ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, लेकिन जो भी आप मानेंगे वही आपको हमेशा मान के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज को, तो हम जो बच्चे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज को मानेंगे वो हमेशा के लिए वही चीज को मानेंगे कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो भी होगा वो पॉजिटिव में, और जो क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव में। तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से हम लोग मूवमेंट देख रहे थे, तो अगर हम इस फोर्स को देखेंगे, ये पी वाले को, तो अगर हम यहाँ से ऐसे रखें और इसको घुमाने की कोशिश करें, देखिए तो ये किधर की तरफ घूम रहा है, ऐसे क्या घूमता है, ऐसे देखिए हमारा अंगूठा ये दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे क्या घूमता है, ऐसे ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, यहाँ से ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा इधर, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, तो इधर ऐसे घूमेगा इधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो ये इधर की तरफ घूम रहा है। तो जब ये इधर की तरफ घूम रहा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो फोर्स P है ए पर कितना मूवमेंट जनरेट कर रहा होगा, तो कितना मूवमेंट जनरेट कर रहा होगा, जितना इसकी डिस्टेंस होगी और जितना इस पे फोर्स लग रहा होगा उसका मल्टीप्लाई। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा P है वो जनरेट कर रहा है P इंटू ए सी, P इंटू ए सी, ध्यान से समझिएगा, P इंटू ए सी जनरेट कर रहा है। और जब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये भी तो फोर्स लगा हुआ है, दो फोर्स लगे हुए हैं, तो जैसे कि इसका हमने देख लिया तो ये पॉजिटिव में लगा, देखिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, ये हमने पॉजिटिव में रखा हुआ है, ठीक। अब उसके साथ साथ जब हम इसको देखेंगे तो ये देखेंगे तो ये तो इधर घूम रहा है, और ये क्या होती है, घड़ी की दिशा होती है, ये घड़ी की दिशा होती है, तो घड़ी की दिशा मतलब निगेटिव में आएगा आपका, ये क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। और आएगा तो कैसे आएगा, तो फॉर्मूले से ही, यहाँ पर Q और इसके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, CB, क्या है, CB। और हमने कहा कि ये जो दोनों, इसका जो समेसन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जिस पॉइंट से हम लोग मूवमेंट लेते हैं उन वहां से जितना मूवमेंट जनरेट होता है उस पॉइंट पर वो क्या हो जाता है, इक्वल में 0 हो जाता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर P इंटू ए सी इधर रहेगा और इसको उधर भेज देंगे तो इक्वल में आपका ये Q इंटू सी बी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, Q इंटू क्या हो जाएगा, Q इंटू सी बी हो जाएगा। तो यही चीज आपको बुक में इस तरीके से लिख करके मिलेगी, लेकिन हमने आपको समझाया कि ये चीज जो है कहाँ से आ रही है। फिर से समझिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि इस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना है, और हमको पता है कि जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं वो मतलब जिस पॉइंट के सापेक्ष हम मूवमेंट लेते हैं वहां पर मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो अभी हमने नोट पॉइंट लिखाया उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि जिस पॉइंट के सापेक्ष मूवमेंट लेते हैं वहां पर आने वाले सभी फोर्सेस जो होते हैं, आने वाले सभी बल या फिर फोर्स बल शून्य हो जाते हैं, शून्य हो
जाते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन हो जाएगा तो आपका मूवमेंट भी जो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट से ले रहे थे तो हमने देखा कि इस पॉइंट से ये किधर घूम रहा है, हमारा ये P वाला। तो P वाला जब हमने देखा तो ये हमने देखा कि एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो हमने इसको पॉजिटिव लिख दिया। हमने देखा कि इस पॉइंट से ये किधर घूम रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, इस पॉइंट के सापेक्ष देखेंगे, तो इस पॉइंट के हिसाब से ये निगेटिव मतलब कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। और क्लॉकवाइज को हम किस में लेते हैं, माइनस में, माइनस रख दिया। और हमने कहा कि इनका जो समेशन आप करेंगे, इनका जो बीजगणितीय योग करेंगे वो क्या होगा, इधर जीरो होगा आपका। हमने इधर जीरो लिख दिया, फिर उसके बाद इसको हमने उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस में हो गया फिर से, तो ये आ गया। बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्ट यही ला लीजिए। कैसे लाइए, कैसे लाएंगे भाई? तो लाएंगे इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से निकालना चाहते हैं, ठीक, इस पॉइंट से निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से हम इसको निकालेंगे तो ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉक है। तो जितने भी एंटी क्लॉक होंगे, मान लीजिए कि एक फोर्स और यहाँ पर लग रहा है। अब चलिए फिर से समझते हैं थोड़ा सा दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल बना करके, और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये जो चीज़ है और अच्छे से क्लियर होने वाली है यहाँ पर, और इस पे फोर्सेस हम लोग लगा देते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए ये बीम हो गई, बीम हो गई। हम यहाँ पर ये सेंटर है इसका, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, और एक फोर्स और यहाँ पे लग रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका रिजल्टेंट फोर्स है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है, और ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे ओ पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण, आघूर्ण यानी कि मोमेंट। तो ओ के सापेक्ष हम निकालना चाहेंगे। तो अगर हम कह दें कि ये P है, और ये मान लीजिए कि Q है, और ये मान लीजिए कि M है, ठीक है, ये तीन फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, और हम इस फोर्स के सापेक्ष निकालना चाहते हैं। ये इसका मेन है, मतलब कि तीनों का वहाँ पर बीच में है। ठीक, तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम इस पॉइंट के पास जाएंगे और यहाँ से चेक करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले इधर वाले को चेक करेंगे, तो देखेंगे कि ये किधर घूम रहा है, ये घूम रहा है आपका एंटी क्लॉक। तो हम लिखेंगे P इंटू, ध्यान से समझिए, P इंटू जितनी इसकी डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसकी डिस्टेंस क्या है, AO है, तो AO कर दिया। यानी कि इस पॉइंट पर ये जो फोर्स है P, इतना जो है आघूर्ण, इतना मूवमेंट जो है जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब ये वाला कितना कर रहा होगा, ये वाला फोर्स भी तो इस पर कुछ ना कुछ आघूर्ण जनरेट कर रहा होगा, लगा रहा होगा। तो यहाँ से लेकर इसको हम चेक करेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी आप जोड़ दीजिए। M इंटू क्या है, CO, इसको कर दीजिए, क्योंकि इतनी डिस्टेंस आप लेंगे। अभी तक इतनी क्यों ले रहे थे, क्योंकि फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा था, तो जहाँ तक फोर्स लगेगा वहाँ तक लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या कीजिए, आप ये देख लीजिए क्या कोई और एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है। तो और भी आपको एंटी क्लॉकवाइज कोई नहीं दिख रहा है। जब कोई नहीं दिख रहा तो आप इक्वल लगा दीजिए। जैसे अभी हमने आपको जीरो करके बताया था, तो आप वैसे करेंगे थोड़ा समय लगेगा, आएगा वही चीज़ बाद में। तो आप जल्दी से कीजिए कि पहले से जितने भी एंटी क्लॉक हैं उसको निकाल लीजिए, फिर जितने भी क्लॉक वाइज हैं उसको आप इक्वल में करके लिख दीजिए। तो एंटी क्लॉक एक ये है और एक ये है, अब खत्म हो गया। अब अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये आपका क्लॉकवाइज है, देखिए नीचे की तरफ ही लग रहा है सारे, लेकिन ये एंटी क्लॉक है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज बनेगा, तो क्लॉकवाइज बनेगा तो इक्वल के उस तरफ होगा। तो इसमें इसका फोर्स कितना है, Q, और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है जीरो नहीं, वो O है, BO, ठीक है, BO है। तो इतना ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा होता, एक फोर्स और लग रहा होता, N लग रहा होता, तब हम क्या करते, तब अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये भी तो कैसे लग रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज लग रहा है। तो क्लॉकवाइज लग रहा है तो प्लस इधर कर देंगे हम, इधर क्या, अब यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको प्लस, ऐसा मत समझिएगा कि इसको प्लस यहाँ पर लिख रहा है, ये प्लस यहाँ पर नहीं है, ये इधर था, अभी तक उधर गया हुआ है। ठीक है, इसके पहले हमने आपको यही चीज बताई कि ये जो था इधर भी, अभी भी ये भी तो आप देख रहे हैं प्लस में ही है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लस नहीं है, ये इधर थे दोनों के दोनों, ये वाले भी और जो यहाँ पर आने वाला है वो भी, दोनों के दोनों इधर थे, और इधर केवल जीरो था। ये जब दोनों उधर गए तब यहाँ पर प्लस में हो गए हैं। इसके पहले यही तो हमने समझाया था कि आप ये डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, बुक में ये चीज़ जो लिखी होती है ये डायरेक्ट लिखी होती है, सही चीज़ जो थी उसके पहले वाली थी।
चलिए तो डायरेक्ट भी आप करें, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो समय बचेगा। तो यहाँ से फोर्स कितना है, फोर्स आपका n है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस मान लीजिए कि ये पॉइंट D होगा, तो ये हो जाएगा आपका DO। बात समझ पा रहे हैं? तब ये और ये इक्वल रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? और ये कंडीशन कब है, जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही इसका नियम है। यहाँ पर देखिए यही चीज कहा गया है कि जब पिंड संतुलन अवस्था में हो तब किसी बिंदु के परित, जैसे कि इस बिंदु के परित हम देख रहे हैं, परित मतलब बाहर, इधर भी और उधर भी, सभी बलों के आघूर्ण का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, जो भी हमने आपको समझाया। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो सम ऑफ ये एंटी क्लॉक इधर है, दोनों के दोनों एंटी क्लॉक, और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है इधर इधर और इधर, दोनों का सम किया है एंटी क्लॉक का, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आप क्लियर करके एक बार बता दीजिए कमेंट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ गए कहां से आ रहा है, आप ये समझ गए कहां से आ रहा है, आप ये समझ गए कहां से आ रहा है, आप ये समझ गए कहां से आ रहा है। इसके बाद कपल है। कपल क्या होता है, देखिए कपल होता है कि दो बराबर तथा विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं होती हैं, उनको हम लोग बल युग्म कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी पिंड है इस तरीके से, तो इसकी एक क्रिया रेखा इस तरीके से है, मतलब कि यहाँ पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ की तरफ, उल्टा लगेगा भाई, सीधा नहीं लगेगा, इसमें उल्टा इस तरफ लग रहा है। ठीक है, इस तरफ लग रहा है यहाँ पर। तो ये जो दोनों फोर्स हैं ये बराबर, जैसे ये F है तो ये भी F ही है, तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। और इनकी जो क्रिया रेखा है ये इधर इस क्रिया रेखा पर काम कर रहा है, इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, अलग अलग क्रिया रेखा हो तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। बल युग्म क्या कहते हैं, बल का युग्म है, कपल है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज होती है बल युग्म। में भी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको अगर ये क्लियर हो गया है मूवमेंट, तो हर एक चीज क्लियर हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं, तब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए थोड़ा सा इन चीजों को समझने में समय लगता है, बस आप शुरू से ही स्टार्टिंग से बोरिंग हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो बोर मत होइए और इस चीज को समझिए अच्छे से, क्योंकि इन सबका मतलब है और इनके क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चंस लगाया जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन है कि एक तखत है, तखत जानते हैं, तखत, हम डायग्राम बना के कर दे क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे, हम डायग्राम बना रहे हैं, आप भी डायग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएंगे। एक तखत है इस तरीके से, तखत जानते नहीं, जिसपे बैठते हैं लोग। ठीक है, तखत है इस तरीके से, एक तखत है जिसके सिरे पर, इसके सिरे पर यहाँ पर, ठीक यहाँ पर एक क्या है, एक जो है बालक जो है बैठा हुआ है। ठीक है, और एक सिरे पर एक दूसरा बालक बैठा हुआ है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए कैसे बैठा हुआ है। ठीक, एक उधर और एक इधर बैठा हुआ है, दो बालक बैठे हुए हैं। एक का भार है 30 kg, ये है 30 kg का, और ये है 20 kg का। ठीक है, 30 kg और 20 kg के दो बालक बैठे हुए हैं, और तखत क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब इस तरीके से है, तखत ऐसे नहीं है, और तखत ऐसे रहेगा भी नहीं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्वेश्चन में क्लियर कर देगा। ठीक है, तो तखत है, उस पर क्षैतिज है, उस पर दो बच्चे बैठे हुए। यदि तखत की लंबाई 5 मीटर है, भाई साहब काफी बड़ा है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो चलिए हम ऐसे ही बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है 5 मीटर। ठीक है, कितनी है, 5 मीटर तखत की लंबाई है। ठीक है, अच्छी बात है, आप इसी तरीके से डायग्राम बना लीजिए। तो 5 मीटर इसकी लंबाई है। 30 किलोग्राम, यहाँ पर एक जो लड़का बैठा है 30 kg वाले बालक के आलम्ब से दूरी, आलम्ब क्या है भाई, आलम्ब का मतलब होता आलम्ब का मतलब होता है टेक। टेक का क्या मतलब होता है, टेक का मतलब जिसपे ये टिका हुआ है। ठीक है, जिसपे ये टिका हुआ, इस तरीके से ये टिका। अब आप सोच रहे हैं यार तखत में तो 4 पांव होते हैं, 4 पैरों पे वो टिका होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं किया गया। बस ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि एक आलम्ब लगा हुआ है, मतलब एक आलम्ब है, जिसको बताना है कि जो 30 किलो का बच्चा है उससे इस आलम्ब की दूरी कितनी होगी, ये आपको बतानी है। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं,
बात क्लियर हो पा रही है? एक यहाँ पर पिलर लगा हुआ है, एक ही पिलर पे टिका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उसका इस तरीके से डायग्राम तो पहले नहीं बनाएंगे, तो हमने समझाने के लिए बनाया। आप उसका लाइन डायग्राम बनाएंगे तो एक सीधी लाइन को आप मानेंगे तखत है, तखत पे दो लोग बैठे हुए हैं, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? बैठे हुए तो तखत पे ऊपर की तरफ लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो एक इधर की तरफ लगेगा और एक इधर की तरफ लगेगा। इधर की तरफ लगेगा 30 kg का और इधर की तरफ लगेगा 20 kg का। अब देखिए दोनों केजी और केजी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो आप इसको ठीक है चेंज जरूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये तखत है, ये लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर ऐसा तो कहा नहीं कि तखत इतना वजन है, ये सब तखत की कोई वजन नहीं है, यहाँ पर तखत को नेगलेक्ट किया गया है, तो तखत को हम लोग वजन को नहीं लेंगे। अगर होता तो उसको भी हम लोग देखते। अब इसके बाद ये बोला गया कि आलम्ब लगा हुआ है, तो आलम्ब यहीं पर कहीं पर लगा होगा, मतलब टेक उसका करने का, तो इसको इस तरीके से आप डिजाइन करेंगे, ऐसा जैसा हमने बनाया है, ये ऐसा तिकोना टेप। ठीक है, अब आपको पता है कि ये और ये जो पूरी इतनी डिस्टेंस है, ये है आपकी 5 मीटर, और आपको बतानी है ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि ये टेक यहीं पर हो, ये यहीं पर हो, ये यहाँ पर भी, बीच में भी और किनारे इधर भी हो सकता है, हमने बस मान लिया। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकलेगी तब पता चलेगा कि वो यहाँ होगा कि यहाँ होगा, कहाँ होगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 माइनस एक्स होगी क्या? कितनी होगी? 5 माइनस एक्स हो सकती है क्या? थोड़ा सा बड़ा लिख दे क्या? थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ना, दिख नहीं रहा होगा। ये मान लीजिए कि आपकी x है और ये टोटल कितनी है? 5x है, तो ये आपकी जो है, ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से यहाँ तक आएगी वो कितनी होगी? 5 माइनस एक्स हो जाएगी क्या भाई? टोटल 5 है, इतना हमने घटा दिया, 5 माइनस एक्स बचा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो आलम्ब है ये किधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा? आलम्ब लगा रहा होगा ऊपर की तरफ फोर्स। भाई ये दोनों नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आलम्ब ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तभी तो आपका तखत जो है बीच पे एकदम बढ़िया स्थिर रखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए, जैसे ये आपका ये मार्कर है, मार्कर को धरती खींच रही है, धरती लगातार देखिए खींच रही है, देखिए हम छोड़ते इसको, ये नीचे की तरफ जाता है, तो ये इसको नीचे खींच, लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगा देते हैं इतना, तो अब क्या होगा? अब ये इसको नहीं खींच पा रही, क्यों? क्योंकि जितना धरती फोर्स लगा रही थी उतना हमने लगा दिया है, उतना एकदम सेम उतना ही लगाया है जितना धरती लगाई थी, तब जाकर के रुका हुआ है। अगर हम ज़्यादा लगा देते तो ये उठ जाता ऐसा और उठता चला जाता अगर ज़्यादा लगाते जाते तो। ठीक, और जैसे ही अगर हम कम करते तो ये नीचे आ जाता। अब हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं? तो वो हमारे खुद के अंदर की क्षमता है कि इतने सालों से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, बचपन से ही चीज़ों को उठाना सब करना। जैसे कभी कभी आपके साथ हो सकता है हुआ हो, क्या होता है कि जैसे बाल्टी रखी हुई है और बाल्टी में पानी नहीं, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि उसमें पानी है, तो आपने जोर लगाया, जोर लगा के उठाया तो वो झटके से उठ गए ऊपर। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका जो बॉडी है उसने फोर्स को कैलकुलेट किया कि इतना फोर्स हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए, लेकिन उतना वहाँ पे वजन था ही नहीं, तो वो ज़्यादा हो गया तो ऊपर आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, तो ये दोनों नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि तखत जो है इक्विलिब्रियम में है, वो रुका हुआ है, तो यहाँ पर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी कितना लग रहा होगा, ये और ये जोड़ देंगे तो दोनों ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो बताना नहीं है, वो तो आसान है, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन हमको बताना एक्स कि यहाँ से लेकर ये कहाँ पे लगाएं। भाई आलम्ब हम कहाँ पे लगा दें, टेक कहाँ पे लगा दें कि दोनों बराबर आ जाए, क्योंकि इधर वजन ज़्यादा है और इधर वजन कम है। अगर बराबर होता तो बीच पे लगा देते। ठीक, लेकिन बीच पे हम नहीं लगा सकते, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अब हम मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है, मूवमेंट जो कहता है, इसका जो रूल है, उसको हम लोग यहाँ पर सामने लाएंगे, उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे? हम इसी पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, इसी पर हम क्या करेंगे? मूवमेंट ले लेंगे। क्या करेंगे? मूवमेंट यहाँ पर ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पे मूवमेंट लेंगे तो दो फोर्सेस हमको दिख रहे हैं। एक फोर्स दिख रहा है इधर का, ये एंटी क्लॉक, देखिए ये 30 वाला एंटी क्लॉक है, तो एंटी क्लॉक वाइज हमको एक दिख रहा है, तो हम करेंगे 30, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, एक्स। तो यही तो कहता है ना मूवमेंट कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो पहला मूवमेंट हमको मिल गया ये, ठीक है। दूसरा कोई एंटी क्लॉक आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है
तो जब दूसरा नहीं दिख रहा है तो हम इक्वल लगा देंगे। अब हमको एक मिल गया, खत्म हो गया, एक ही तो था। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे। अब इस पॉइंट को मत देखें कि ये किधर जा रहा है, उससे मतलब हमको नहीं है, वहां पर फोर्स जीरो हो गया, हट गया, वो सब गायब। तो यहां से जब हम देखेंगे तो इसको देखेंगे तो ये किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, देखिए इधर की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ। तो ये ऐसे ही तो घड़ी चलती है, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज आपको इधर लिखना है, सम ऑफ क्लॉकवाइज। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ना कि फोर्स। 20 मत लिखिए, मूवमेंट लिखिए। तो मूवमेंट कैसे निकलता है, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस यहां पर कितनी है, 5 माइनस एक्स है। बात क्लियर हो रही है। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन समझाने के लिए आपको हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, नहीं तो बता करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपको पहले अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौको 100, ये 100 हो जाएगा, 20 चौको नहीं पंचे, 20 पंचे 100, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 20x। ठीक है, अब हम 20x को इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा उड़ करके, तो 30 के पास आ जाएगा, मतलब कि अब उधर माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 50x। तो 50 को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये टोटल कितना आएगा 2। ठीक है, तो 2 क्या, x को हमने क्या माना था, मीटर माना था ना, लंबाई माना था, तो मीटर में ही आएगा। तो ये जो लगेगा 2 मीटर पे लगेगा, तो 2 मीटर इधर हुआ और 3 मीटर इधर हुआ, तो 3 2 5 हो गया। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये चीज का भरोसा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, यहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। चलिए देखिए, आप क्या कीजिएगा, एक डंडी लीजिएगा, ऐसी डंडी लीजिएगा जो कि बहुत ही हल्की हो, बहुत ही हल्की हो, उसका खुद का कोई भार नहीं होना चाहिए ज्यादा, उसका खुद का कोई भार नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक, तो उसमें क्या कीजिएगा, इधर मान लीजिए कि आप यहां पर 2 ग्राम तो नहीं रख पाएंगे, आप यहां पर 20 ग्राम और इधर पे 30 ग्राम, इस तरीके से कीजिएगा। और वो जो डंडी लेंगे वो आप कितनी बड़ी लेंगे, वो आप 5 सेंटीमीटर तो नहीं ले सकते, आप उसको ले लीजिएगा 50 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 सेंटीमीटर कितना होता है भाई, लगभग 5 सेंटीमीटर इतना होता है। हाँ ठीक है, तो इसको आप 5 सेंटीमीटर की लीजिएगा, कितना लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर की लीजिएगा। इधर 20 ग्राम लटकाइएगा, इधर इतना लटकाइएगा, 5 सेंटीमीटर की लीजिएगा। और इधर से इस पॉइंट से यहीं पर ये कहीं पर आएगा, ये आएगा आपका 2, इधर रहेगा 2 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, इधर आएगा 2 सेंटीमीटर और इधर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, यहीं से एक धागा बांधिएगा और धागा पकड़ के से खींचिएगा, और देखेंगे कि वो जो आपकी डंडी है एकदम सीधी रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। नहीं भरोसा तो आप करके देख लीजिएगा। एक पतली सी डंडी लीजिएगा, इधर 20, अब 20 ग्राम कैसे तोलेंगे, चलिए आपको तरीका बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, आप एक छोटी सी पॉलीथीन, हल्की सी, जैसे पॉलीथीन बड़ी सी आती है, तो पॉलीथीन क्या कीजिएगा, उसको फाड़िएगा थोड़ा सा, ऐसे पॉलीथीन नॉर्मल फाड़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलीथीन हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कागज़ है, हमने इसको फाड़ लिया और इसमें थोड़ी सी मिट्टी रखी और इस पॉलीथीन को ऐसे लपेट करके से गठरी टाइप से बना करके बांध दिया। ठीक है, और कितना बांधा, उसको हमने जो आपके दुकान पे, मतलब कि जहाँ पर आप सामान लेने जाते हैं वहाँ पर आपको एक दुकान मिल जाएगी, मतलब दुकान तो मिल जाएगी, दुकान में एक वो तौलने का मिल जाएगा मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, तो उस पर आप 20 ग्राम तौलिएगा। ठीक है, 20 ग्राम इतना मिट्टी रखिएगा कि वो 20 ग्राम हो जाए, फिर उसको बंद करके उसको एक धागे से बांध दीजिएगा। ठीक है, धागे से बांध दीजिएगा, फिर उसके बाद 30 ग्राम कर लीजिएगा। अब उस धागे को इस लकड़ी में यहाँ पर और इस लकड़ी में यहाँ पर बांधिएगा, और वो लकड़ी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पतला सा धागा बांध के उसको ऐसे खींचेगा, देखिएगा दोनों आपका बराबर पे आएगा। ठीक है, बराबर पे आएगा, करके एक बार देख लीजिएगा प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अच्छे से आपको बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप बड़े क्वेश्चन भी अच्छे से लगा पाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग और बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको और छोटे छोटे क्वेश्चन से, तरह तरह के क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। एक क्या है, एक 20 kg की
20 kg की, ध्यान से देखिएगा, 20 kg की, 20 kg तथा 4 मीटर का एक समदंड है। समदंड जब भी कहेगा तो मान लीजिए समान दंड है, डंडा जो है वो समान है, इधर भी इतना मोटा है तो इधर भी इतना ही मोटा होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपकी है 4 मीटर की, कितनी है, 4 मीटर की, ठीक। वजन कितना है इसका, वजन इसका है 20 किलोग्राम का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर क्या लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है 60 का, किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा ना भाई, 60 kg का, और एक लग रहा है 40 kg का, 40 kg का, ठीक है। एक लग रहा है 60 kg का और दूसरा लग रहा है 40 kg के, दो भार लटक रहे हैं, तो लटक रहे हैं, ठीक है। दंड दो आलंबन पर टिका हुआ है, इसमें दो आलंबन भी लगे हुए हैं टिकाने के लिए इसको। तो आलंबन को हम इस तरीके से ना बना करके ऐसे बना दे, ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे ना कि ये आलंबन ही है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। यहाँ पर एक आलंबन होगा, एक यहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ टिकाने के लिए इसको लगा हुआ है। फिर छड़ी तो नीचे गिर जाएगी ना, तो इसको हमने टिका करके रखा हुआ है, दो आलंबन लगे हुए हैं, ठीक है। और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, अब ये जरूरी नहीं कि बीच की ही डिस्टेंस हो, किधर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कितना होगा, ये आपका 2 मीटर है, ठीक। अगर ये यहाँ पे होगा तो ये इधर यहाँ पे होगी, बस उनके बीच 2 मीटर रहना चाहिए, जहां पर भी रहे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इसके बीच पे ही हो, वो कहीं भी हो सकती है, ठीक, हमको पता नहीं है, बस उसके बीच की दूरी 2 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों आलंबन पर दबाव बराबर हो, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दबाव लग रहा होगा, तो ये जो दबाव हो, मान लीजिए कि कितना होगा, मान लीजिए कि R होगा रिएक्शन फोर्स, तो ये भी R ही होगा, दोनों बराबर लग रहे हैं, उस पर दबाव, ऊपर की तरफ से दबाव लग रहा होगा, भाई दोनों खींच रहे हैं, और खुद उसका वजन है, कितना वजन है भाई, कितना वजन है, 20 kg, तो दबाव है। तो छड़ के मध्य से दूसरे आलंबन की दूरी बतानी है। छड़ का मध्य कहाँ होगा, यहां पर होगा कहीं पर, छड़ का मध्य यहां पर कहीं पर होगा, तो इसके मध्य से दूसरा मतलब ये वाला, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x, ठीक है। यही हमको बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस जो है बतानी है, इसको x मानेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, भी समझाते कैसे। तो ये दूरी हमको बतानी है, बात क्लियर है, ठीक। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो आपकी दंड है वो भी तो उसका कुछ वजन है, तो जो कोई भी मास होता है तो वो हमेशा अपने सेंटर पे, जैसे जो कोई समान, जैसे कि इसमें क्या कर रहा है, समदंड है, तो समान दंड जो है वो अपने सेंटर पे ही, बीच पे ही अपना लोड देता है। तो लोड कितना था, 20 kg की तो खुद थी, 20 kg की, तो ये खुद था, 20 kg का ही है, हाँ 20 kg का है और 4 मीटर है, तो 20 kg तो ये बीच में भी लगा रही है, और जो दो बगल बगल लटके हुए हैं वो अलग से, ठीक। अब यहाँ पर ये दो इसको ऊपर टांगने के लिए लगे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, और हमको बताना है कि सेंटर वाले से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो अगर ये डिस्टेंस इतनी है, चलिए इस R को हम थोड़ा सा हटाना चाहेंगे, जैसे ये R इधर है तो इसका भी R इधर ही कर देते। तो ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि हम मान ले इधर वाले, पहले वाले से हम मान ले कि ये आपकी x है, ठीक है, ये x मान लिया हमने, इधर वाला माना है, तो ये वाला हमको पता चल जाएगा कि 2 - x होगा कि नहीं होगा, ये वाला जो है 2 - x होगा कि नहीं, क्योंकि इसका टोटल की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो हमने इसको x मान लिया, तो इधर का 2 - x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा भाई। अच्छा, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये आधे पर कितना होगा, ये 2 मीटर यहां पर होगा और 2 मीटर यहां पर होगा, ठीक है। हर एक डिस्टेंस हमको पता चल चुकी है, जो जो हमको लिखा था वो हमने लिख दिया है। अब हम मूवमेंट लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट हम कहां पर लगाएंगे, इसी बीच पे लगा देते हैं भाई, सेंटर वाले पे ही लगा देते हैं। तो सेंटर वाले पे हम लगाते हैं यहां से। तो अब हम लगाएंगे जितने भी पहले एंटी वाले हैं, तो एंटी मूवमेंट हमको कौन दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये 60 वाला, तो हम लिखेंगे 60 और गुणते यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 2 है, आधा है, ठीक है, आधा। तो यहां से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको हमने लगा दिया, ये यहां से हमने देखा और इसको हमने यहां पे लगा दिया।
अब ये जो आप देखेंगे, अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो ये तो दूसरे तरफ है, ये तो आपका क्लॉकवाइज है। अच्छा इसको देखिए, थोड़ा सा इसको देखिए, ये वाले को देखिए। अगर आप इस पॉइंट से इस आर को देखेंगे, ये सेकंड वाले को, इसको तो इसको देखेंगे तो ये इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से अब इसका देखेंगे तो ये भी तो एंटी क्लॉक है, ये सेकंड वाला देखिए एंटी क्लॉक। ये वाला तो हमारा क्लॉकवाइज था, ये वाला पहला वाला इधर, ये वाला तो इधर घूम रहा था, लेकिन ये वाला एंटी क्लॉक है। इस बिंदु के हिसाब से देखिए, यही आपका सेंटर है, इसके हिसाब से ये किधर घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है फॉर्मूले में कि सम ऑफ एंटी क्लॉक, तो एक एंटी क्लॉक तो मिल गई, ये 60 वाला देखिए ऐसे, लेकिन एक और है ऐसे। तो यहाँ से प्लस करेंगे इसको, तो इसकी, अच्छा इसका मान तो हमने निकाला ही नहीं है भाई, इसका मान तो निकाला ही नहीं। मान निकाल लेते हैं भाई। ये देखिए मान कैसे निकालेंगे, हमने बताया कि जितने नीचे की तरफ लग रहा है जितना ऊपर की तरफ लग रहा है बराबर होगा। तो यहाँ पर है कि R प्लस R बराबर क्या होगा, जितने नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे कौन कौन लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है, यानी कि 60 लग रहा है, 20 लग रहा है और 40 लग रहा है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ तो आपसे बताई गई कि अगर एक फोर्स नीचे और ये लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो R आता है, मतलब उन दोनों का जोड़ने के बाद आता है। तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स हमने जोड़ दिया, नीचे का और ऊपर का, ठीक। तो ये आ जाएगा 2R और यहाँ से आ जाएगा 120, तो R बराबर 60 आ जाएगा। भाई हमको R भी तो चाहिए, ठीक। चलिए R मिल गया, दोनों 60-60 है। तो अब हमको ये वाला निकालना था, इसका मूवमेंट। तो ये 60 हमको ये भी पता चल चुका, मतलब ये वाला भी 60 ही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, जहां से हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां से सेंटर इसकी कितनी है, ये है 2 माइनस एक्स, तो हमने रख दिया। अब देखिए दोनों एंटी क्लॉक हो गए, ये भी एंटी क्लॉक था, ये भी हो गया, और ये भी एंटी क्लॉक था, ये भी हो गया। अब हम यहां से फिर से देखते हैं क्लॉकवाइज वाले को। तो यहां से सबसे पहला क्लॉकवाइज ये वाला है, देखिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक। तो यहां से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस मतलब इसका वो कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी 60 ही है, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी तो देखिए क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट से इसको देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो इसको प्लस करेंगे 40 वाले को, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की 2 है, कितना है, अरे 402 कहाँ से आ गया भाई, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 मीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की, कैसे निकालेंगे भाई, इसको हम लिखेंगे 120, और हम इसको यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 आएगा, और यहाँ से ये माइनस 60 आएगा, ठीक है। और इक्वल यहाँ से हम इसको देखेंगे तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x हो जाएगा, और प्लस में इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 80 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस x को उधर भेज देते हैं, 80 को उधर लाते, तो ये दोनों जोड़ करके क्या हो जाएंगे, 200, कितना हो जाएगा, 240, 12 दूना 24, और ये इधर आएगा माइनस में 80, ठीक, और ये उधर जाएगा, कितना होगा, 60 और 60 120x, 120x आ जाएगा। इसको अगर हम घटाएंगे इसमें से तो ये कितना आएगा भाई साहब, अगर 80 घटा देंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, आई थिंक यही आएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आएगा 100 और क्या है भाई 120x, तो हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो 0 0 कट गया, इससे कट गया 4 और 3, तो 4/3 जो है ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है कि जो हमारा सेंटर है उससे पहले वाले जो हमारा यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसकी कितनी डिस्टेंस है वो आया, लेकिन हमसे पूछा क्या दूसरे वाले की कितनी डिस्टेंस है। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई, तो दूसरे वाले की डिस्टेंस कितनी है, दूसरे वाले की है 2 माइनस एक्स, तो हमको x पता चल चुका है 4/3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 एकम, अरे नहीं 3 दूनी 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2/3, तो 2/3 मीटर ये डिस्टेंस आपकी आएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आप अगर मूवमेंट यहाँ से लेते इस पॉइंट से 0, जैसे कि ये 60 से लेते, तो 60 से लेते तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका क्लॉकवाइज,
और ये आपका क्लॉकवाइज, ठीक, और ये आपका एंटी क्लॉक, ये आपका एंटी क्लॉक, ठीक है, तब भी यही वैल्यू आती। अगर आप मूवमेंट यहां से लेते, ये आपका एंटी क्लॉक, ये आपका एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉक, ये आपका क्लॉक, ठीक है, दो क्लॉक होते, नहीं नहीं नहीं, ये क्लॉक हो भाई, यहां से ये क्लॉक वाइज है ना, ऐसे से घड़ी घूमती है, और यहां से ये भी क्लॉक वाइज है, और ये एंटी क्लॉक और ये भी एंटी क्लॉक, तब भी जो है एक्स की वैल्यू वही आती है। मतलब आप किधर भी मूवमेंट लेकर के सॉल्व करेंगे वैल्यू वही आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कैलकुलेशंस करेंगे उसको आपको सही से करना है। तो हमने यहाँ पर सेंटर से लेकर के किया, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आ गई, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन फिर से लेते हैं एक आध बारी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक धरण है, बीम है, धरण का मतलब होता है बीम, धरण का मतलब क्या होता है, बीम होता है। इस तरीके से ये बीम है, ठीक है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये ए है और ये बी है। एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ कुछ रखा होगा भाई, बीम के ऊपर होगा तो बीम क्यों बनती है भाई, ताकि इस पे छत तो आ सके, ठीक है, रखा हुआ है। तो यहाँ पर लग रहा है 1 टन का न्यूटन, ये 1 टन का न्यूटन क्या होता है, 1 टन का न्यूटन नहीं, 1 टन का फोर्स बल लग रहा है, ठीक है, 1 टन यहाँ पर हो, वजन मतलब, ठीक है, कुछ भी निकल रहा है दिमाग में यार। चलिए यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से लेकर 1 मीटर, यहां से लेकर 1 मीटर, मतलब ये 1 1 ये 1, ठीक है, 1 1 मीटर का यहाँ पर गैप है, हो गया। अब आपको बताना क्या है कि बी पर, यहाँ पर इस पर कितना प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा। भाई ये ऊपर की तरफ लगा रहा तो प्रतिक्रिया बल ही तो लगा रहा होगा, तो बी की आपको वैल्यू बतानी है, बल बताना है कितना लग रहा होगा। आपके ऑप्शन है 1 4 3 5 टन, 1 टन, 3 टन, 2 टन, 5 टन, ठीक है, यही है, 2 टन 4 टन है भाई, एक ऑप्शन ये 2 नहीं है 4 है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो सब कुछ लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर फोर्स भी लिखा हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमको यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर बस हमको क्या लेना है, यहाँ पर हमको बस मोमेंट लेना है। तो किसके अबाउट ले ले, हम ए के अबाउट लेते हैं, मतलब ए के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे वहां पर सेंटर के सापेक्ष, अभी तक 2 क्वेश्चन हमने किया, दोनों में बीच के अपेक्ष मिले, मतलब जो सेंटर था उसी के हिसाब से हमने देखा। तो हमने कहा कि जहां पर हम देखना स्टार्ट करते हैं, जहां से लेते हैं आघूर्ण मोमेंट लेते हैं, वहां पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो ए से हम लेना स्टार्ट करेंगे, तो ए के लिख दे भाई, लिख दे ताकि क्लियर हो जाए, ए के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है, ए के सापेक्ष क्या करेंगे, आघूर्ण ले लेंगे। तो ए के सापेक्ष लेंगे तो ए तो गया, ए की कहानी खत्म। अब यहां से बस देखेंगे, तो यहां से देखेंगे किधर घूम रहा है, ये किधर घूम रहा है, बड़ा मजा आती है ना ऐसे करने में, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, तो पहले हमको एंटी क्लॉक लिखना है, ठीक है, हम क्लॉक और एंटी क्लॉक कोई भी किधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको इधर ही, तो ये ऐसा है, तो कितना लग रहा है 1, मतलब 1 टन है, और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 फोर्स भी है और 1 डिस्टेंस भी है, ठीक है, प्लस करेंगे। दूसरा भी तो ऐसे क्लॉकवाइज ही लग रहा है, फोर्स कितना है 4 और डिस्टेंस कितनी है 1 और 1 मिलकर के 2 है, ठीक है, और फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मूवमेंट आता है। तो मूवमेंट हम कब लिखेंगे, ये मूवमेंट हो गया, ये दूसरा मूवमेंट हो गया, मूवमेंट का हमको सम करना है, एडिशन करना है, ठीक है, अच्छा 2 हो गया। अब अगर हम ये वाला देखेंगे तो इसको देखेंगे यू यू, ये कैसे जा रहा है, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक, तो ये कितना आएगा b इंटू 3। अब b इंटू 3 क्यों, क्योंकि b ये फोर्स है और 3 इसका डिस्टेंस है। ए की कहानी खत्म, क्यों, क्योंकि ए के सापेक्ष हमने ले लिया था। अच्छा अभी आपको हर एक के सापेक्ष लेकर के दिखाते हैं, इसी क्वेश्चन में दिखाते हैं, समय थोड़ा सा कम रहता है इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर ये कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना हो गया 8, तो 8 है कितना हो गया ये 9, कितना हो गया 9, और इधर आ गया 3b, हमको निकालना था b, हमने भेज दिया 3 को इधर, इधर ये कट गया, कितना आ गया 3 टन। क्यों टन में आया भाई, टन में क्यों आया, क्योंकि ये सभी हमने टन में लिया है, तो 3 टन ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, 3 टन आ गया। अब अगर आप यही चीज देखिए, यही चीज अगर आप यहां से लिए होते, क्योंकि बी निकालना ही था,
ठीक है। तो बी के अगर आप सापेक्ष ले लेंगे तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, यहां से ले लीजिए, इसके अबाउट ले लीजिए। तो इसके अबाउट अगर आप लेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो कितने फोर्स बचेंगे, ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा। तो आपको ए भी तो नहीं पता है, तो उससे बढ़िया आपको ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि आपको ए पता है, मान लीजिए तो ये कितना आया था, 3 आया था क्या, 3 आया था, और ये दोनों मिलके 5 है, तो ये आपका 2 होगा, है ना, 2 होगा ना। चलिए तो मान लीजिए कि ये पता हो गया, 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया। तो आपसे बी पूछ रहा था, बी आपसे पूछ रहा है, तो आप यहां से निकालना स्टार्ट कीजिए, यहां से। तो जब आप यहां से निकालेंगे ये 0 हो गया, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये किधर जा रहा है, ये आपका घूम के ये क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको 2 × 1, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 है। और कोई क्लॉकवाइज जा रहा है, और कोई क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो प्लस में 4 × 1 कर दीजिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 4 ही है। और इक्वल में क्या कीजिए, अब आप इसको देखिए, ये कैसे जा रहा है, बी वाला एंटी क्लॉक जा रहा है, ये वाला कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉक जा रहा है ना। तो यहां से आ जाएगा b × 2, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2, और यहां से हो जाएगा 4, और यहां से आएगा ये b, और यहां से आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 2 है, इधर आ जाएगा आपका बटे में, तो इसको कट करेंगे तो 3 ही तो आ रहा था। बात समझ पा रहे हैं, तो वो किधर से भी लेंगे, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्वेश्चन में कम समय लगेगा, बस आपको समझना है। अगर आप आज की क्लास में थोड़ा बहुत कम समझ पाए हैं तो प्लीज़ क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हो सकता है आप चीज़ें जो पढ़े हैं पहले वो भूल गए हो, थोड़ा सा आप जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको फिर से एक बार देख लेंगे, फिर से 2 बार देख लेंगे, मतलब थोड़ा उसको स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो बाद में, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, आपको अच्छे से ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, मूवमेंट क्लियर होना चाहिए, बात ठीक है। ये सब तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई साहब। अगर आप इंजीनियरिंग्स में आएंगे तो उसमें आप बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे आप अगर सिविल लेंगे या फिर मैकेनिकल भी लेंगे तो उसमें जैसे बीम होती है, तो बीम पे अलग अलग तरीके के फोर्सेस लगते हैं, तो उस पर मूवमेंट निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, ये तो उसके छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये सब तो कुछ नहीं है उसके सामने, लेकिन आपको एंट्रेंस में पूछता है थोड़ा बहुत, ताकि उसके बारे में नॉलेज जो है रहे। चलिए अगला क्या है, अगला क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को कराते हैं फिर उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। यह है कि एक समदंड है 2 मीटर का लंबा, ठीक है, क्योंकि लाइट वाइट भी अब जाने ही वाली होगी, लगभग 2 मीटर लंबा एक समदंड है, ठीक। तो 2 मीटर लंबा एक समदंड है जिसके एक सिरे पर 40 kg, एक सिरे पर 40 kg का भार लगा हुआ है, ठीक है, लटकाया जाता है। तो वह उस सिरे से, मतलब कि उस सिरे से जहां पर ये लगा हुआ है, उस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर संतुलित होता है। मतलब कि यहां से अगर आप 20 सेंटीमीटर आएंगे तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, आलम्बन लगा देते हैं, ठीक है, तो आलम्ब लगा देते हैं, तो ये संतुलित हो जाता है, मतलब कि ना इधर जाता है ना इधर आता है, एकदम बराबर पे टिका रहता है, एकदम सीधा, ठीक, एकदम टिका रहता है। तो कितने पे लगाते हैं, 20 सेंटीमीटर पे अगर हम लगाते हैं तब। तो आपको ये बताना है, आपको बताना है कि ये जो दंड है वो कितना भारी होगा, इसका वजन कितना होगा, क्योंकि वजन के वजह से ही वो टिका हुआ है, तो फिर इधर की तरफ फट से गिर जाता, ठीक है। तो अब इसका बताइए वजन कहाँ पे लगेगा, हमने बताया कि किसी भी चीज का जब वजन होगा वो बीच में लगेगा, अगर वो समदंड जैसा है, मतलब समान तरह से है तो इसको मान लेते हैं हम W या फिर XYZ वगैरह वगैरह कुछ भी। अच्छा ये 20 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा। अब कहेंगे अरे बाबा 80 सेंटीमीटर तो लिखा ही नहीं है, आप कहाँ से ला दिए, 20 सेंटीमीटर उधर दिया, 80 कहाँ से आ गया। अरे भाई ये 2 मीटर का है, तो इधर और इधर 1-1 मीटर होगा, तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो ये 20 है तो ये 80 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब हम यहाँ पर फिर से क्या लगा देते हैं, मूवमेंट लगा देते हैं, कहाँ से लगाते हैं, इसी बीच से लगाते हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता है, मतलब कि यहाँ पर यहाँ से लगाना है हमको, ठीक, तो ये हमको निकालना है, तो यहीं पे लगाएंगे, ठीक, क्योंकि अगर हम किनारे लगा देंगे तो फिर हम यही गायब हो जाएगा पूरा,
फिर ना हमको ये पता है ना हमको ये पता है, क्योंकि आलम्बन पे भी नहीं दिया है कि कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक, तो इस वजह से ये दो अननोन है, तो एक अननोन पे हम लगा देते तो एक बचेगा, आ जाएगा। तो यहां से अगर हम लगाएंगे तो देखेंगे ये किधर की तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सही, W इंटू कितना डिस्टेंस है 80, किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज के। ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, 40 गुणते 20। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और दोस्तों के पास नहीं भेजा है तो प्लीज और प्लीज भाइयों और बहनों भेज दीजिए वीडियो इसको अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट हो चुका है क्लियर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा डायलॉग वायलॉग मार देना चाहिए ना क्लास में। तो अब क्या होगा, W हमको निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 80, 4 दूनी 8। अरे भाई क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट 80 को इधर भेजेंगे, 80 को इधर भेजेंगे, हम डायरेक्ट इससे काटेंगे और 4 दूनी 8 काटेंगे तो ये 10 आएगा। 10 kg का है भाई साहब, 10 kg का वजन है इसका पिलर का। यही तो मैथ और फिजिक्स बिना हम देखे जाने कुछ भी समझे बता सकते हैं कि वो कितना वजन है, कितना कैसी है, क्या चीज है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए 10 kg का आ गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन में कर लिया जाए क्या, एक क्वेश्चन और है, अगर चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं, उसको होमवर्क, घर का कार्य। चलिए इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और भी क्वेश्चन अपने तरह से। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब क्लास में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि जो मस्त लेवल के होंगे। ठीक है, यहाँ से तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, अगर आप यहीं पर बताने लगते हो तो आप ये सब भुला जाते, ये सब बराबर करना, ये सब करना हमें दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मीटर एक क्या है, एक छड़ है जिसका भार 5 kg है। इसका भार जो है 5 kg। हम क्वेश्चन बना रहे हैं, आप अपने से इसको समझिएगा, मतलब बनाने का मतलब है कि बस हम उसको लिख रहे हैं, इसमें सॉल्व करने का जैसा नहीं है। ये 12 मीटर की है, ठीक है, 12 मीटर की छड़ है, 5 किलो इसका वजन है, और दोनों सिरों पर इसके वजन लटक रहा है। एक इधर लटक रहा है 10 kg का और एक इधर है 5 kg का। ठीक है, 10 kg और 5 kg के दो भार लटक रहे हैं। क्षण जिस बिंदु पर संतुलित होगी, क्षण हम यहां पर आगे लिखते हैं, क्वेश्चन है, क्षण जिस बिंदु पर संतुलित होगी उसकी मध्य से उसकी मध्य बिंदु से दूरी होगी। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहां पर इसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए यहां पर है, यहीं पे लग रहा होगा आपका 5 kg, 5 kg यहीं पर लग रहा होगा, यही सेंटर है। ठीक है, सेंटर पे ही लगेगा क्योंकि समदंड है। तो यहाँ पर दंड कह रहा है कि दंड जिस बिंदु पर संतुलित होगी, भाई ऐसा तो है नहीं कि एकदम सेंटर पे ही संतुलित होगी, सेंटर से इधर होगी या फिर इधर होगी। अब ये होगी किधर, अब ये किधर होगी वो आप जानिए। ठीक है, अच्छा ये 10 और कितना है, अभी गड़बड़ा जाता है, इधर 15 है, आप क्वेश्चन भी ना सॉल्व कर पाते, इधर 15 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर वो संतुलित हो रही है, तो यहाँ पर आलम्ब लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा, तो आपको यही बताना है कि जहां पर संतुलित होगी उसकी मध्य बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो यही दूरी आपको बतानी है, यही बताना है, यही। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। मोमेंट लगाना है, तुरंत खट से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कर पाएंगे, आई होप समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एडवांस क्वेश्चन को करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो उस क्लास में आना मत भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास भेजना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।